हेलो फ्रेंड्स, आज हम भूगोल में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे। भूगोल में बहुत सारे ऐसे शब्द दिए होते हैं जिनका अर्थ समझना जरूरी होता है। इन शब्दों का अर्थ जाने बिना भूगोल को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल तो एग्जाम में कभी कभी सीधे सीधे शब्द का अर्थ ही पूछ लिया जाता है, इसका अर्थ क्या होगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कथा। पहला पॉइंट है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? बेसिक सा टर्मिनोलॉजी है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। कहता है कि वह परिवेश अथवा परिस्थितियाँ जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती हैं और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती हैं। इसके अंतर्गत भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्व आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? किसके अंतर्गत भौतिक भी और सांस्कृतिक भी दोनों तत्व आते हैं, इसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। हम लोग अपनी भाषा में क्या पढ़ते हैं? पर्यावरण कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कुछ देखते हैं, सब क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, बट अभी किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है कि वह परिवेश अथवा परिस्थितियाँ जिसके एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती हैं और अपने विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती हैं। इसके अंतर्गत भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। ठीक है, तीसरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पर्यावरण क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया इसमें कौन नहीं होगा, कौन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें आपका भौतिक, ठीक है, और सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। अगला पॉइंट है पर्वत। पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों वाला होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? पर्वत कहते हैं। पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों वाला होता है। जैसे कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से उठा होगा और ये तीव्र ढाल वाला होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। जनरली देखा जाएगा तो इसकी जो हाइट लमसम होता है वो 600 फीट, जो 600 मीटर से अधिक होता है, उसे हम पर्वत कहते हैं। 600 मीटर से जिसकी हाइट अधिक होती है, तीव्र ढाल वाला होता है, उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। ठीक, चलिए आगे है पशु पक्षी। जो सिंपल सा है, टर्मिनोलॉजी कुछ खास नहीं है ये। पशु पक्षी क्या है? कहते हैं किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा है ये। पशु पक्षी क्या है? किसी दिए हुए क्षेत्र की क्या है? जैव संपदा है। जैव मतलब जिसमें जानवर, लिविंग थिंग हो। ठीक है, चलिए आगे है प्रवासन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। प्रवासन क्या है? कहता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। और याद रखिएगा, प्रवासन जो होता है ना, वो जनसंख्या को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक, इसमें प्रवासन 2 तरह का हो सकता है। एक तो आंतरिक हो सकता है और एक और होगा, एक बाहरी होगा। ठीक है, कहीं दिया होगा। तो आंतरिक प्रवासन क्या है? इसका अर्थ है कि लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा, अच्छा ठीक, आंतरिक प्रवासन क्या हो गया? जो एक ही देश के अंदर आना जाना रहता है। जैसे कि हम झारखंड से चले गए बिहार, बिहार से चले गए बंगाल, तो एक ही देश के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक प्रवासन। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बाह्य वाला। बाह्य क्या कहता है? कहता है कि बाह्य प्रवासन का अर्थ है कि लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। एक देश से दूसरे देश चला आना जाना, जैसे कि भारत से पाकिस्तान चले गए या बांग्लादेश चले गए या बांग्लादेश से कोई मेरे देश में आ जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रवासन। एक देश से कोई दूसरा देश चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रवासन कहते हैं। और एक देश के अंदर ही चला जा रहा है, एक देश के अंदर ही मूव करे एक राज्य से दूसरे राज्य, तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक प्रवासन। ठीक, जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे अप्रवास कहते हैं। दूसरे देश से अगर मेरे देश आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? अप्रवास कहेंगे। और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब इसे उत्प्रवास या इमिग्रेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 पॉइंट यहाँ पर है आपको जो ध्यान रखनी है। ठीक है, 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला तो आंतरिक प्रवासन क्या है, समझ में आया होगा? देश के अंदर, ठीक है, आना जाना लगा हो तो उसको आंतरिक प्रवासन कहेंगे। ठीक ना? बाह्य प्रवासन क्या है? जब हमारे देश से या हम अपने देश से किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य प्रवासन। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट ध्यान में रखना था, अप्रवास। क्या कहता है ये? कि जब लोग एक दूसरे देश से आते हैं, एक दूसरे देश से मेरे देश में मान लो आ गए, हम अपने देश में आ गए, तो उसे क्या कहेंगे? अप्रवास कहेंगे। और वही लोग जब वे देश छोड़ के चले जाते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आंतरिक प्रवास में 2 तरह का हो गया, एक बाह्य प्रवास और एक आंतरिक प्रवास। ठीक, 2 पॉइंट। और एक क्या ध्यान रखना था आपको? क्या? अप्रवास।
ठीक है, और एक ध्यान में रखना था आपको, ये उत्प्रवास। समझ में आया चीज़ें? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है पारिस्थितिक तंत्र। ये क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट होता है। क्या कहता है कि एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? कहता है एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर के बना होता है, उससे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक, चलिए आगे है भ्रंश। ये भ्रंश क्या है? तो भ्रंश को समझिए। कहता है आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं, है ना। कहता है आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें क्या हो जाती हैं? खिसक जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्षेत्र ऐसा कुछ है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है नीचे आ गया। ठीक है, जैसे ऐसे यहाँ वाला जो पार्ट है खिसक करके नीचे की तरफ आ गया। ये वाला पार्ट यहाँ से रख के नीचे आ गया, नीचे की तरफ, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? भ्रंश कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया भ्रंश क्या किसको कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय भूभाग। क्या है? भारतीय भूभाग। कहता है कि भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हमारा भारतीय जो भूभाग है वो भारत का वह भाग जो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ है उसको क्या कहेंगे? भारतीय भूभाग, यानी कि भारत का हिस्से वाला क्षेत्र। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। भारतीय मानक समय। हम जानते हैं कि भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है वो 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय माना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय। जो पूरे देश के लोग इसको क्या मानते हैं? अपना मानक समय मानते हैं। ठीक है, और ये भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरा है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। इसे शॉर्टकट ट्रिक है उम छुआ। क्या है? उम छुआ, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इसमें कुछ और है, लास्ट में आता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो इसका अर्थ शायद होता है, देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उस हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और एक हो जाएगा उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे है। अगला पॉइंट है हमारा भूगर्भीय। क्या है? भूगर्भीय। कौन सा पॉइंट है? भूगर्भीय। इसका क्या अर्थ है? कहता है पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। भूगर्भीय मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों की क्या करता है? वो परिवर्तन करता है। जो परिवर्तन कर उससे जो उत्तरदायी है उसको क्या कहेंगे? भूगर्भीय। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को समझिए। अगला पॉइंट है हमारा भूगर्भीय प्लेट। कहता है पर्पटी प्लेटों की गति को वैज्ञानिक संकल्पना है। ये क्या है? ये भूगर्भीय प्लेट मतलब होता है पर्पटी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना। जो वैज्ञानिक संकल्पना दिए हैं पर्पटी प्लेटों का, उसे हम क्या कहते हैं? भूगर्भीय प्लेट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा भूसन्नति। इसको समझिएगा अच्छे से। भूसन्नति मतलब क्या होता है? कहता है भूपर्पटी में बृहत गर्त अथवा द्रोणी मतलब क्या होता है? जहाँ पे जल का बहुत जो क्षेत्र होता है, जल वाला क्षेत्र, या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भू सहितियों में से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूसन्नति। आई बात समझ में? क्या कर रहा है कि भू परपटी में बृहत गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैला एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भू सहितियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप वहाँ पर एक अवसादी शैलों की क्या हो जाएगा? मोटी परत जम जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, हमारा मृत्यु दर। ठीक है, क्या कहता है? प्रति 1000 जनसंख्या एक वर्ष में मरने वाले लोगों की मृत्यु की दर को कहते हैं।
मृत्यु दर किसको कहते हैं कि प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। जैसे 1000 में 50 लोग मर गए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मृत्यु दर है वो कितना है, 50 है। ठीक है, 1000 पर ही निकाला जाता है जनरली। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा मृत्यु दर। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है मानसून। क्या है, मानसून। मानसून क्या है, कहता है एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना। एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, जिससे ऋतु या मौसम में क्या होता है, अंतर उत्पन्न हो जाता है, उसे मानसून कहते हैं। किसे कहते हैं मानसून? एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, जिससे ऋतु या मौसम में क्या हो जाता है, अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको मतलब मानसून कहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि मानसून क्या होता है, कहीं एक साल 2 साल 3 साल का जो होता है बताता है लंबे समय का जो वहाँ पर का जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, है ना, उसमें लोग क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा मिलियन प्लस सिटी। मिलियन प्लस सिटी मतलब क्या, मिलियन होता है कितना, 10 लाख, तो 10 लाख से ज़्यादा से जो शहर वाला होगा उसे क्या कहेंगे, मिलियन प्लस सिटी कहेंगे। वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर हम लोग क्या कहते हैं, मिलियन प्लस सिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा मैदान। क्या है, मैदान है। ठीक है, क्या है मैदान, कहता है समतल होना चाहिए अथवा बहुत कम ढाल वाली होनी चाहिए, उसी भूमि को हम लोग विस्तृत जो क्षेत्र है, जो फैला हुआ क्षेत्र है, उसको क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। ये तो इजी था। चलिए आगे देखते हैं रूपांतरित और कायांतरित सेल किसको कहते हैं। कहता है पूर्व निर्मित अग्नेय, ध्यान दीजिएगा अग्नेय बोल रहे हैं, अथवा अवसादी सेलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाई गई सेलें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रूपांतरित और कायांतरित सेल किसको कहेंगे, तो पूर्व निर्मित अग्नेय अथवा अवसादी सेल पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाई गई सेलें, यानी कि समय के साथ जो क्या हो रही है अग्नेय सेल, ध्यान रखिएगा पूछा भी जाता है, तो ये देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा अग्नेय सेल या फिर अवसादी सेल को ही बाद में जो परिवर्तित हो जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूपांतरित या कायांतरित सेल कहेंगे। ठीक ना, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है लिंगानुपात। क्या है, लिंगानुपात किसको कहते हैं, तो कहते हैं भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई कमेंट करके बताइए मुझे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो फार्मूला शायद होता है ये होता है कि फीमेल कितनी है, 1000 फीमेल पर कितने मेल हैं, कितनी फीमेल है और कितना नीचे मेल है। ऊपर मेल की संख्या लिखिए, नीचे मेल का, ऊपर फीमेल नीचे मेल का, और 1000 से गुना कर दीजिए, इसका निकल जाएगा लिंगानुपात, रेशियो निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कुल संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस देश में है, किस राज्य में है, केरल में है, और सबसे कम हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है लैगून। लैगून क्या है, कहते हैं खारे पानी का झील है जो समुद्र से बालू, अवरोधों अथवा समुद्री जीवाओं के कारण बनती हैं। क्या है लैगून, कहता है खारे पानी का झील होना चाहिए, समुद्र से बालू अवरोध होना चाहिए तथा समुद्री जीवों के कारण बनना चाहिए, इसको कहेंगे लैगून। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वनस्पति। ठीक है, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण होता है ये। वनस्पति क्या है, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण ही क्या है, वनस्पति है। अगला पॉइंट है हमारा वलय। वलय क्या है, कहते हैं पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की सैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय को क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र का सैल परतों में क्या हो रहा है, पड़ने वाला मोड़ पड़ जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, वलय कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है स्थलीय पॉइंट, स्थल मंडलीय प्लेटें। ये स्थल मंडलीय प्लेटें क्या हैं, कहता है दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाले, दुर्बलता मंडल मतलब जो कमजोर मंडल है ना, महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अधस्थल के बड़े भाग को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा स्थानीय समय। कहता है किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है, यह स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है, किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है, उसको स्थानीय समय कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा हिमानी। कहता है बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है,
हिमानी क्या है? बर्फ या हिम का एक ढेर है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे क्या होता है? गतिशील होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला पॉइंट अदबाव है। क्या है? अवदाब। क्या है अवदाब? कहता है कि ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय क्या होता है? अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है। अवदबाव क्या होता है? अवदबाव क्या होता है? ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अर्थ होता है अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र। क्या होता है? निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए अवसादी शैल क्या है? कहता है अवसादों से बनी हुई शैल जिसमें प्रायः परतदार संरचना होती है। ठीक है, अवसादी शैल किसको कहेंगे? जैसे ये परत बनता जा रहा है, परत बनता जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? अवसादी शैल। तो इसके बाद ये क्या होता है ना कि समय के साथ में दबाव वगैरह से, प्रेशर वगैरह से क्या होता है? ये चट्टान बन जाता है। ठीक है, ठोस। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परतदार संरचना या परतदार चट्टान भी इसको कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा अवसादी अग्नेय शैल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आप पूछा जाता है ना कि किस शैल का ये जो पर्वत है किस शैल का उदाहरण है ना? तो देखिए क्या कहता है अग्नेय शैल में कि वे शैलें जो मैग्मा या लावा की पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं। ठीक है, वे शैलें जो मैग्मा या लावा की पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है, उसको हम लोग अग्नेय शैल कहते हैं। और यही समय के साथ जब परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं? कायांतरित या फिर रूपांतरित शैल कहते हैं। पिछला भी पीछे में देखे थे ना? आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं आधार जनसंख्या क्या है। कहते हैं दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। आधार जनसंख्या क्या है? किसी निश्चित समय में, ध्यान रखें किसी निश्चित समय का रहा है, फिक्स टाइम का रहा है, में किसी क्षेत्र का कुल जनसंख्या के बारे में बताता है आधार जनसंख्या। अगला पॉइंट हमारा आश्रित अनुपात। आश्रित अनुपात 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक। ठीक है, आश्रित अनुपात होता है क्या एक्चुअली में कि जो डिपेंडेंट है ना, आश्रित हम जिस पर रहते हैं, जैसे देखें छोटे से बच्चे जो होते हैं वो डिपेंड किस पर होते हैं? तो 15 साल से ऊपर और 60 साल से जो अधिक होते हैं, आश्रित मतलब हम जिस पर आश्रित रहते हैं, 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक वाले जो होते हैं आश्रित रहते हैं किसी पर। जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं वो जनरली अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं। फिर 60 साल के जो ऊपर उम्र हो जाता है तो भी फिर अपने जो उसके जो देखभाल करने वाले उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं आश्रित अनुपात, यानी आश्रित एज वाले लोग होते हैं। तो किसको कहते हैं ये? तो जो 15 साल से कम होगा और 60 साल से जो अधिक होंगे उसमें लोग क्या कहेंगे? आश्रित आयु वाले क्षेत्र, उसी का आश्रित अनुपात भी कहेंगे। एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात है। अब पूछा जाएगा आपसे कि ये आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो सक्रिय आयु वाला कौन कहलाएंगे? 15 से जो 59 वाले लोग हैं उसको कहेंगे सक्रिय आयु वाले लोग। ठीक है, तो आर्थिक रूप से होते हैं ये, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं क्योंकि जो भी इनकम का स्रोत होता है कौन कमाते हैं? 15 साल से जो 15 से लेकर के 60 साल के जो बीच में लमसम तो ये कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद वालों को सक्रिय नहीं माना जाता, उसको निष्क्रिय माना जाता है। हाँ, अलग बात है कि कहीं अगर कोई काम कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन सभी तो नहीं करते ना। चलिए आगे हमारा आंतरिक अफवाह। ये आंतरिक अफवाह क्या है? कहता है एक ऐसा अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता है। आंतरिक अफवाह क्या है? एक ऐसा अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता है वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है, उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह, आंतरिक अफवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए ऊंचावच क्या कहता है? फ्लक्चुएशन किसको कहते हैं? धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को क्या कहते हैं? ऊंचावच कहते हैं। धरातल पर या फिर समुद्र की तलहटी पर, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा समुद्र है, तो ये तलहटी है, यहाँ पर ये तलहटी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कहीं इस तरह से बना हो, नीचे समुद्र के नीचे बना होगा ऐसा भी, ये तो ऊंचावच कहलाएगा। जिससे मान लेते हैं अब हमारा ये क्या है? ये स्थलकृति है, तो स्थलकृति तो जरूरी तो नहीं कि समतल होगा, हो सकता है कुछ ऐसा बना हो, है ना। तो हो सकता है फिर आगे चल करके इससे इक्वल हो गया, ऐसा क्या हो गया हो। तो ये क्या है? ये किसकी स्थिति है? ऊंचावच की स्थिति है। तो हमारा भारत तो कुछ इसी का एक उदाहरण भी है ना। ऊंचावच की स्थिति है हमारे भारत में। चलिए आगे देखते हैं उपमहाद्वीप। ये उपमहाद्वीप क्या है? उपमहाद्वीप कहता है कि एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है, यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है।
एक बहुत बड़ा भूखंड यानी भूमि का क्षेत्र जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में क्या होता है, पूरी तरह से वो अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप। एक तो महाद्वीप होता है जिसके 3 ओर क्या होते हैं, पानी होते हैं, है ना, 3 क्षेत्र क्या है, जल से घिरा होता है, उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप किसको कहते हैं, तो एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप जो भी महाद्वीप होगा उसके शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्ट रूप से अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं, है ना, जिसे नहीं बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में बसे देश। ठीक है, वही वाला है ये उपमहाद्वीप। तो इसको ध्यान में रखना है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक ये क्या है कि एक ये बहुत बड़ा भूखंड का क्षेत्र होगा जो महाद्वीप का शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में क्या होगा, अलग करता हो, साफ साफ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारे लिए किशोरावस्था। किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का हो जाता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसे व्यक्ति प्रायः जो होते हैं वो 10 से 19 वर्ष की आयु भर के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या घनत्व बहुत आसान सा है, कहता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे देखिए ये 2 आकृतियों ने ले लिया, दोनों का आकृति को मानना एक सेम है, इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बिंदु लगा दिया। अब बताइए इसमें ज़्यादा मान लेते जो बिंदु में दिया है वो लोगों की संख्या है, तो बताइए इसमें ज़्यादा लोग किसमें है, ये मान लेते ए है और ये मेरा बी है, तो आप ऑफकोर्स कहेंगे कि जो बी नंबर में उसमें ज़्यादा लोगों की संख्या है, तो हम कहेंगे कि इसमें बी वाले में घनत्व ज़्यादा है, किसकी तुलना में, ए की तुलना में, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। तो मान लेते हैं ये दोनों जो एरिया है वो है 1 किलोमीटर स्क्वायर दोनों, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो घनत्व है वो बी का घनत्व ज़्यादा है ए की तुलना में। ठीक है, या फिर ए की घनत्व कम है बी की तुलना में। तो किसी खास एक क्षेत्रफल में वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या से डिपेंड करता है कि वहाँ की घनत्व कितनी है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, वो है बिहार, है ना, बिहार। ठीक है, कमेंट करके बताइए जो बिहार से स्पेशली देख रहे होंगे, तो बताइए कि बिहार में कौन सा जिला है जिसके जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो समझ में आएगा क्या है जनसंख्या घनत्व, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा घनत्व में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, साइंस वगैरह भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखने को मिलेगा कि ये घनत्व क्या है। तो बस घनत्व आपको ध्यान में रखना है कि कोई खास क्षेत्रफल, एक ही जैसा क्षेत्रफल होगा जिसमें वहाँ उसमें कितनी क्वांटिटी में चीज़ें भरी हुई हैं, अब जिसके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे एक और देखिए ठोस के बारे में, देखिए एक ठोस है और एक मान लेते हैं ये तरल है, और सेम एरिया में मान लेते हैं कि इतना एरिया में हम ठोस का कुछ वस्तु रखे हुए हैं और इसमें भी पानी डाल के रखें, तो घनत्व ज़्यादा किसका होगा, जाहिर सी बात है इसका होगा, किसका, ठोस का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि दर। ये क्या है, कहता है जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति को बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष जनसंख्या से तुलना की जाती है, इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आया, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई एक बेस मान लेते हैं, है ना, वैसे यहाँ लिखा हुआ है वृद्धि दर में बड़ी जनसंख्या का आधार वर्ष आपको कुछ मानना होगा, कितना मानते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2011 में 20% जनसंख्या वृद्धि हुई, तो कैसे हम पता करेंगे कि 20% वृद्धि हुआ, तो इसका हम लोग बेस मान लेते हैं 2001 को। लेकिन यही चीज़ यदि मानेंगे 1955 आप मान लेंगे, 1950 मान लेंगे, जब 1950 में जब जनगणना हुआ होगा तो उस समय का यदि हम यदि करेंगे वहाँ से, तो वहाँ से क्या 20% का वृद्धि हुआ है, नहीं, वहाँ से देखेंगे कि आपका 80-90% का वृद्धि देखने को मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि हम एक आधार वर्ष को मानते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं। तो बेस ईयर जनरली कितना माना जाता है, वार्षिक मान सकते हैं आप, या तो फिर दशकीय मान सकते हैं आप। तो जनरली दशकीय पर ही हम लोग को जो रिजल्ट आता है, जो पब्लिश किया जाता है वो दशकीय ही पब्लिश किया जाता है। दशकीय यानी 10 साल पर का जो होता है वो कैलकुलेशन 10 साल पर ही किया जाता है। आई बात समझ में, ये है जनसंख्या की वृद्धि दर। ठीक, चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला है जन्म दर। क्या है,
कहता है प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर जो मान लेते हैं 1 साल में अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इसमें से जन्म दर क्या है, कितने लोग, क्या बोला है, जन्म लेने वाले जीवित पशुओं की संख्या, तो इससे कितने जीवित हो जा रहे हैं, कितने बच जा रहे हैं। ठीक है, कितने जन्म ले रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 999, तो ये क्या कहलाएगा, इसका जन्म दर कहलाएगा। चलिए इस पॉइंट को ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं इस खास एक एरिया है मेरा जहाँ पे 1000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 1000। ठीक है, तो यहाँ पे जो जन्म दर होता है इसका मतलब ये होता है कि किसी खास एरिया में 1 साल के अंदर कितना, 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर 1000 में कितने लोगों को जन्म हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं 1000 यहाँ पे लोग रहते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1000 बच्चे का जन्म हो रहा है, 100 बच्चे का, तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो है जन्म दर है वो कितना है, 100 की है। ठीक है, बात समझ में आया, सिंपल से क्लियर है कि एक एरिया में मान लेते हैं 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 में वहाँ 1 साल में कितने बच्चे ने जन्म लिया, तो उसके लिए क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या याद रखना है, एक क्षेत्र में 1 साल के अंदर वहाँ पर रहने वाले 1000 लोग रहते हैं मान लो कोई एरिया में, तो वहाँ पर 1000 रहते हैं, तो कितने लोग जन्म ले रहे हैं 1000 के प्रति में, 1000 के तुलना में कितने लोग जन्म ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम जन्म दर कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जलोढ़ मैदान। क्या है, कहता है इसके बारे में कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो महीन गाद, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, तो पत्थर के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण, निक्षेपण मतलब जहाँ पर लाके जमा कर देता है, से बना समतल भूभाग को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं। ठीक है, ला के निक्षेपण करा, बहा करके साथ में लेकर के आया, ला करके बहा के छोड़ दिया, लेकिन समतल दे रही, निक्षेपण मतलब ऐसा नहीं कि एक होता है ना ला करके जमा करके ऊंचा स्थान बना दिए ऐसे, तो वो नहीं, ला करके साथ में ला रहा है लेकिन समतल ही बना कर रखा है, उस भूभाग को हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मैदान कहेंगे। यही बात समझ में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन प्रत्याशा, बहुत बार देखने को आपको मिला होगा जीवन प्रत्याशा। ये क्या है, तो कहता है प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कितनी है। ठीक है, जैसे एक हम बात करें कि 2000 जब एक में जनगणना हुआ था तो उसमें जो जीवन प्रत्याशा था वो था शायद 61 वर्ष के आसपास, यानी कि कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि औसतन भारतीय जो लोग हैं वो 61 साल जिंदगी जीते हैं। ठीक है, भारत के औसतन कितने साल जिंदगी जीते हैं, 61 वर्ष औसत था ये। जब ये 2011 का जनगणना हुआ तो उसमें पता चला कि जो औसत बढ़ चुका है वो 68.8 वर्ष, एग्जैक्ट शायद यही है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, बट मुझे लगता है यही वाला होगा, 68.8 वर्ष, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है वो उसका जो रेट है वो बढ़ गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भारतीय का जो उम्र है वो बढ़कर कितना हो गया है, 68.8 वर्ष हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार का स्वास्थ्य के प्रति बेहतर रवैया है ना, अच्छा प्रयास किया है, स्वास्थ्य पर लोगों ने, सरकार ने अच्छा खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 2011 में जब जनगणना हुई तो 61 वर्ष का औसत आयु निकल के आ रहा था कि भारतीय लगभग 61 वर्ष जिंदगी जीते हैं, जबकि 2011 में 68.8 वर्ष दिखाता है। ठीक है, तो HDI जो होता है उसमें इस चीज़ को भी देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा को भी, कि वहाँ के जो लोग हैं उसकी जो उम्र है वो कितना है, औसतन कितने लोग उम्र जीते हैं वहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है जीवोम। ये क्या है, कहता है एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। क्या है जीवोम, बहुत बार सुने भी होंगे। एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। क्या है ये, पादप समूह है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कहता है झील। झील क्या है, कहते हैं जलराशि है, जलराशि मतलब जल का बहुत बड़ा अमाउंट। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हो, और वहाँ पर पानी बहुत लंबे समय से रहते हो, है ना, कहीं पानी वहाँ सूखता ना हो, वैसे जगह को हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। ऐसी जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त में या गड्ढे में हो और चारों ओर से क्या होना चाहिए, स्थल से घिरा होना चाहिए, उसको हम लोग झील कहते हैं। आई बात समझ में।
चलिए, और दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जो मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा स्थल है और इसके किनारे किनारे जल है, तो ये वाला बीच वाला जो एरिया है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला एरिया को क्या कहेंगे, बीच वाले एरिया को, इसको हम लोग कहेंगे द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे वाला एरिया को, है ना, बीच वाले एरिया को, अगर किनारे किनारे पानी है तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है नवीन या युवा पर्वत। नवीन या युवा पर्वत, जिसको वलित पर्वत भी कह सकते हैं क्या। चलिए आगे देखते हैं, देख लीजिएगा, शायद हमको लगता है कहते होंगे। तो नवीन या युवा पर्वत क्या है, कहते हैं पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मुर्दार या वलित पर्वत जैसे, हाँ ठीक है मैंने सही कहा, आल्प्स, एंडीज और रॉकी पर्वत, ये सभी क्या है, नवीन या युवा पर्वत है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वलित पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, तो नवीन या युवा पर्वत इसको कहते हैं जो पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मुर्दार। नवीनतम दौर में मतलब कि जो बिल्कुल भी नए नए बने हैं, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, वैसे तो अभी देख रहे होंगे कि हिमालय का अभी भी जो हाइट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हिमालय, आल्प्स, एंडीज और रॉकी पर्वत से उदाहरण है नवीन पर्वत के, वलित पर्वत के। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन है, हिमालय किसके उदाहरण है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, वलित पर्वत। आगे है निम्नजनन। क्या है ये, निम्नजनन क्या है, कहता है जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। निम्नजनन क्या है, जलवायु जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हवा नीचे जाने वाली गति है। जैसे वो कहता है भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। निम्नजनन क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय होता है धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। कहता है नेशनल पार्क क्या है, कहता है एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं। एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम लोग नेशनल पार्क कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट मेरा है पठार। क्या है पठार, कहता है विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भाग जिसके ऊपर एक भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हो। ठीक, जैसे इसका हम फिगर ही बना देते हैं, जैसे कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। देख रहे हैं किनारे थोड़ा सा तीर ढाल की तरह दिख रहा है और ऊपर में क्या है, समतल एरिया है ना। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ऊपर में आपको समतल देखने को मिलेगा, नीचे इधर तीर ढाल देखने को मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।